नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी जो क्लास है ना, बहुत समय बाद लग रही है। ये काफ़ी दिन हो गए है ना क्लास को। तो अपन ने जो 3 चैप्टर थे क्लास 12th के, वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। और आज अपन को जो चौथा चैप्टर है वो अपन को शुरू करना है, जिसका नाम है टी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो थोड़ा बहुत अपन आवर्त सारणी के बारे में है ना जान लेते हैं, सामान्य जानकारी। वैसे तो अपन ने 11वीं में है ना आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आवर्त सारणी है ना सबसे पहले क्या है, मेंडलीव ने दी थी, ठीक है ना। लेकिन उसको क्या है, अपन शॉर्ट फॉर्म ऑफ है ना पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, यानी कि उसका लघु रूप होता है वो। क्योंकि उस समय पर है ना अधिकांश तत्वों की खोज नहीं हुई थी, है ना, इसलिए उसमें उसमें स्थान उनको नहीं दिया गया, ठीक है ना। जैसे कि निष्क्रिय गैस है ना, तो उनकी बाद में खोज हुई, है ना। तो हालांकि उसको है ना अलग ग्रुप में उसको जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से अपन को क्या है, ये जो पीरियोडिक टेबल है उसका अपन को दीर्घ रूप पढ़ना होता है, ठीक है ना। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि क्या है मोसले ने दी थी, ठीक है ना। तो यदि मोसले की जो आवाज सारणी है उसके बारे में अपन पता करें, है ना, तो उसमें क्या होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, उसमें 4 ब्लॉक होते हैं। और सभी ब्लॉकों के क्या है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक, और चौथा होता है एफ ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरीके से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें है ना जो तत्व है उनको 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है। इसमें एस ब्लॉक है, इसमें अपन है ना क्षारीय और क्षारीय जो मृदा धातुएं होती हैं उनको इसमें अपन पढ़ते हैं। तो जो पी ब्लॉक होता है, ठीक है ना, तो पी ब्लॉक में अपन है ना इसमें निष्क्रिय गैसें भी आ जाती हैं, है ना। कार्बन परिवार है, बोरोन परिवार है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, और फ्लोरीन परिवार यानी कि हेलोजन होते हैं उनके, है ना। तो उन तत्वों को अपन पी ब्लॉक के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जो डी ब्लॉक है, डी और एफ ब्लॉक, इन दोनों को अपन को पढ़ना है ना। तो जो डी ब्लॉक तत्व है ना, इसमें क्या है, अपन संक्रमण तत्वों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ते हैं अपन को, संक्रमण तत्वों। और जो एफ ब्लॉक है तो इसमें आपकी 2 सीरीज मिलेंगी। इसको भी सीरीज में डिवाइड किया गया है, 3D 4D 5D और 6D, है ना। 4 है ना सीरीजों में इसको क्या है डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। 3D 4D 5D, है ना, इस तरीके से इसको सीरीज में डिवाइड किया गया है। और जो एफ ब्लॉक है ना, इसमें 2 सीरीजें होगी, ठीक है। एक तो होती है लेंथेनाइट, एक होती है एक्टिनाइट, ठीक है। एफ ब्लॉक में क्या है, अपन को 2 सीरीजें पढ़ना है ना, जिसका नाम है लेंथेनाइट और एक्टिनोइड, ठीक है। तो अपन अब है ना देर ना करते हुए है ना डी ब्लॉक से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है ना, जो आवर्त सारणी वाला पार्ट है 11वीं में, है ना, वहाँ पे आपने वैसे तो सब सामान्य जानकारी ले ली होगी, ठीक है। पहले क्या है, ये दोनों भी क्या है इसमें सिलेबस में हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद क्या है, इनको हटा दिया गया है। केवल इसलिए अपन को डी और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। बस इनके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से इसमें तत्व होते हैं, है ना, उनका नाम, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन विन्यास, चीजें सामान्य चीजें अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन डी ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। अपन को पढ़ना है डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो सामान्य तौर पर अपन देखें जो डी ब्लॉक है ना, तो आवर्त सारणी में इसकी उपस्थिति देखें तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो ब्लॉक होता है उसी को ही अपन क्या है डी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो इसकी अपन पहले परिभाषा देख लेते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व अपन किसे कहेंगे, ठीक है ना। और इनको क्या है, ये जी तो जो तत्व डी ब्लॉक में, तो उनको अपन डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, है ना। तो वैसी परिभाषा एस और पी ब्लॉक की हो जाती है, ठीक है ना। तो वे तत्व जिनके जो बाहरी कोश में है ना जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो जिस उपकक्ष में रहेगा, जिस कोश में रहेगा, वो उसी ब्लॉक का तत्व माना जाता है। जैसे कि एस ब्लॉक की बात करें तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, एस ब्लॉक में होता है ना, इसलिए उसको एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। इसी प्रकार पी ब्लॉक में होता है ना, कि पी ब्लॉक में जो बाहरी कोश है या अंतिम है ना इलेक्ट्रॉन है, वो जिस कोश में भरेगा, है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं।
इसी प्रकार डी ब्लॉक के तत्व भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अपन लिखेंगे वे तत्व, या जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, है ना, तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनका वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरा होता है, ठीक है। तो वे तत्व होते हैं जिनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, है ना, प्रवेश करता है या भरा होता है, ठीक है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, डी ऑर्बिटल में होता है इसमें। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वे तत्व, है ना, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जिस ऑर्बिटल में होता है, जिस ऑर्बिटल में, यानी कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, कि जिस ऑर्बिटल में होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होगा, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये डी ऑर्बिटल में होता है। ये काय में होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, डी ऑर्बिटल में होता है। डी ऑर्बिटल में होता है ना, तो उनको क्या है, पर डी ब्लॉक के, है ना, संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। इसको दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं कि वे सभी तत्व जिनका, या वे सभी तत्व जिनमें वे सभी तत्व जिनके परमाणु अथवा आयन होता है, डी ऑर्बिटल के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं वे सभी तत्व जिनके जिनके परमाणुओं में जिनके परमाणुओं में जिनके परमाणुओं में आंशिक रूप से भरे आंशिक रूप से भरे डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे डी ऑर्बिटल होते हैं, वे सभी तत्व जिनके परमाणुओं में आंशिक रूप से भरे डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जो परमाणु होते हैं, जो तत्व होते हैं, है ना, तो उनमें जो परमाणु है, रुके जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, ठीक है ना, जिनके में, है ना, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है ना, डी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, है ना, तो उसको अपन डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। तो इन डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। डी ब्लॉक के तत्व, इनको क्या है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जो आपके डी ब्लॉक के तत्व है ना, तो इनको क्या है, इनको 4 श्रेणियों में
श्रेणियों में बांटा गया है। इनको क्या है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है 3D सीरीज। 3D सीरीज, ठीक है। तो इसमें जो आपके जो तत्व आएंगे, वो आते हैं आपके स्कैंडियम से। स्कैंडियम से जिंक 30 तक आती है। ये जो श्रेणी है ये आपकी आएगी स्कैंडियम, है ना। इसका परमाणु क्रमांक लिखना चाहें तो परमाणु क्रमांक भी लिख सकते हैं, है ना। 21 होता है। से जिंक 30 तक जाती है ये श्रेणी, ठीक है। जिंक 30 तक। 4 श्रेणियां हैं, है ना। दूसरी श्रेणी होती है 4D श्रेणी या 4D सीरीज। तीसरी है ना, तत्वों की संख्या टोटल काउंट करें तो टोटल 10 तत्व होते हैं इसमें। कितने होंगे? 10 तत्व होते हैं टोटल। 4D सीरीज देखें, है ना, तो जो 4D सीरीज है आपकी, ये शुरू होती है आपकी इरिडियम से कैडमियम तक। इरिडियम 39 से कैडमियम 48 तक जाती है। कैडमियम 48 तक, ठीक है। टोटल तत्वों की बात करें, इसको काउंट करें तो इसमें भी कितने 10 तत्व आते हैं। कितने हो जाएंगे टोटल? 10 तत्व इसमें भी हो जाएंगे। इसके बाद आती है आपकी 5D सीरीज। 5D सीरीज, ठीक है। तो ये जो सीरीज है ये आपकी शुरू होगी लेंथिनम 57 से हाफनियम 72 तक। लेंथिनम है ना 57, लेंथिनम और है ना हाफनियम 72, ठीक है। लेंथिनम में क्या है 57 से, ठीक है, फिर 72, मतलब जो बीच के जो तत्व होते हैं वो आपके लेंथेनॉइड में आते हैं। जब अपन पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, तो अभी अपन लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपके जो इसमें आपके आते हैं ये 57 से, ठीक है, 57 से ये जाते हैं आपके 80 तक, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना है इसमें 57 और 72 के बीच में जो 14 तत्व होते हैं वो आपके लेंथेनॉइड कहलाते हैं, ठीक है ना। तो लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए उनको अपन लेंथेनॉइड बोलते हैं। ये जो 5D सीरीज होगी, ठीक है, तो इसमें अपन लेंगे लेंथेनम 57 तथा लेंथेनम 57 तथा हाफनियम 72 तथा हाफनियम 72। अब इसको ऐसा क्यों किया गया है? 57 से 72, मतलब तथा लगा करके दोनों को अपन ने लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 57 और 72 इनके बीच में 58 से 71 तक के जो तत्व आते हैं वो आपके लेंथेनॉइड सीरीज कहलाती है वो, ठीक है ना। यानी कि वो क्या होते हैं आपके, वो एफ ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। तो उसको अपन अलग से पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए अपन को लेंथेनम 57 से हाफनियम 72 तक, है ना, यहाँ से अपन को लेना है से। ये जो सीरीज है ये आपकी जाती है मरकरी 80 तक, ठीक है। ये कहाँ जाती है? मरकरी 80 तक, यानी कि Hg, है ना, 80 तक जाती है। अगर यहाँ पे भी अपन टोटल तत्व को काउंट करें, है ना, तो 10 होते हैं। 57, है ना, उसके बाद अपन को 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, यानी कि टोटल 10 तत्व आते हैं इसमें भी, है ना, टोटल 10 तत्व। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10 तत्व हम क्यों काउंट करवा रहे हैं? इसलिए करवा रहे हैं कि जो अभी आपका पेपर हुआ है 12वीं का केमिस्ट्री का, ठीक है, तो उसमें संक्रमण तत्वों की संख्या पूछी गई है कि संक्रमण तत्व है, यानी कि जो आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं, तो उसमें कितने तत्व आते हैं, इसलिए मैं ये काउंट करवाते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे, जैसे जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए हैं, है ना, तो उसको भी यहाँ पे, है ना, उसको भी अपन, है ना, बोलते हैं, बताते जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से कैसे आए हैं, ठीक है। तो इस डी ब्लॉक के एफ डी और एफ ब्लॉक का जो, है ना, जो ब्लॉक है, इससे भी, है ना, काफी सारे क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो उनको भी यहाँ पे मैं, है ना, आपको बताते जाऊंगा।
ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जो आपके जो सीरीज है डी ब्लॉक की, इसमें टोटल तत्वों की संख्या पूछी गई है। ठीक है। इसके बाद है चौथा है, चौथी है आपकी 6D सीरीज। ठीक है, चौथी क्या है आपकी 6D सीरीज। इसमें भी कुछ इसी तरीके की देखने को मिलेगा, है ना। तो इसमें रहेगी आपकी एक्टिनियम। ठीक है, आपकी रहेगी एक्टिनियम 89, एक्टिनियम 89 तथा तथा आर एफ रदरफोर्डियम आर एफ, है ना, 104 तक। ठीक है, एक्टिनियम 89 से, है ना, रदरफोर्डियम 104। अब इनके बीच में जो आपके जो तत्व हैं वो एक्टिनाइड होते हैं, है ना, क्योंकि जो एक्टिनियम, इसको बोलते हैं अपन एक्टिनियम। एक्टिनियम के बाद जो भी तत्व आते हैं उनको अपन एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं, है ना। तो उसको उसको भी अपन क्या है एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, है ना। तो एक्टिनियम 89 तथा आर एफ यानी कि रदरफोर्डियम, है ना, 104 से लेकर के ये होती है 112, CN 112 तक, से CN 112 तक। ठीक है, इतने तत्व होते हैं और इसमें भी टोटल 10 तत्व आते हैं। ठीक है, इसमें भी कितने आपको 10 तत्व मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि 3D, है ना, जो सीरीज है ना, तो उसमें कितने तत्व होते हैं, तो उसमें टोटल 40 तत्व होते हैं। कितने होते हैं, 40 तत्व होते हैं, 40 तत्व होते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है ना। तो 3D सीरीज में 10 तत्व हैं, है ना, 4D में 10 तत्व, 5D में 10 तत्व और 6D में 10 तत्व। इस तरीके से टोटल कितने 40 तत्व आपके होते हैं डी ब्लॉक में। ठीक है, इनका अपन को परमाणु क्रमांक ये भी ध्यान रखना है, कहाँ से लेके कहाँ तक, मतलब कौन सी सीरीज, है ना, किस तत्व से लेके कहाँ तक ये जाती है। ठीक है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। इसको अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी भी बोल सकते, इसको द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ संक्रमण श्रेणी भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये आपकी स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक जाती है। ठीक है ना। जो 4D सीरीज है ये इरिडियम 39 से कैडमियम 48 तक जाती है। 5D सीरीज में इतना ध्यान रखना, लेंथेनम 57, ठीक है, लेंथेनम 57 तथा हाफनियम 72 से, है ना, मरकरी मरकरी 80 तक जाती है ये। इसके बाद है 6D सीरीज, है ना, तो ये आपकी एक्टिनियम 89, है ना, तथा आर एफ 104 से CN 112 तक ये आपकी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है 4 संक्रमण श्रेणी होती हैं। अब यहीं पे अपन एक और क्वेश्चन की, है ना, चर्चा कर लेते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक और आया था कि जो आपका जिंक है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों को क्या है संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। ठीक है ना। ये वाला भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, है ना, कि आपको जिंक, कैडमियम और मरकरी इनको संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता। तो आपको बता दें, जैसे कि परिभाषा में भी अपन ने पढ़ा है कि आपके संक्रमण तत्व, ठीक है, या डी ब्लॉक के तत्व आपके वो कहलाएंगे जिसमें क्या है आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं। अभी अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखेंगे। ठीक है ना। तो जरूरी है अपन को इसका, है ना, जो 3D सीरीज है इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से अपन को ये वाली सीरीज क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है ना, ये वाली सीरीज क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी सीरीज में तो क्या है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका अपन, है ना, पूरा डिटेल से इस वाली जो संक्रमण श्रेणी है ना, सभी के क्या है अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के नाम ये सब अपन इसमें देखेंगे। ठीक है ना। और इसका क्या है औद्योगिक स्तर पर भी इसका क्या है बहुत ज्यादा इनका उपयोग होता है कैटलिस्ट के रूप में। ठीक है ना। ये परवर्ती संयोजकता भी दर्शाते हैं, ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी में इसमें क्या होता है, इसमें आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल नहीं होते, यानी कि इनमें जो डी ऑर्बिटल है वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है ना। तो जब ये डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे हैं इसलिए इनको क्या है संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। ठीक है ना, इसलिए इनको क्या है संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। अब इसके बाद अपन, है ना, और आगे इसमें जो 3D सीरीज है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे।
फिर का अपन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लेते हैं कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है, जो संक्रमण तत्व होते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, तो इनका एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला बोल सकते हैं अपन कि इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये होता है n-1d, n-1d। ये डी में जो आपके जो भरे जाएंगे है ना, ये तत्व ये जाएंगे आपके है ना 1 से लेके 10 तक। ठीक है, कितने जाएंगे आपके 1 से लेके इसमें 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और इसके बाद आएगा एन एस, इसमें आपके 1 से लेके 2 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, n-1d, n-1d है ना, 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन ns, और 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जो कि अक्सर है ना परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसी चीज में अपन ने 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अभी 2026 के पेपर में आए हैं, वो अपन ने देख लिए इसमें है ना। एक तो है डी ब्लॉक के तत्वों की टोटल संख्या पूछी गई है, और दूसरा इसमें पूछा है जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है। ठीक है ना, तो क्यों है ना, इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं। जबकि परिभाषा क्या है, जिसमें क्या है आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल हों, वो ही आपके संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब अपन जो आपकी 3D सीरीज है ना, तो इनके सभी तत्वों के नाम और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अपन है ना डी ब्लॉक के जो संक्रमण तत्व हैं है ना, कितने संक्रमण तत्व वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, और यदि प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी है जिसको अपन 3D सीरीज बोलते हैं। 3D सीरीज, 3D सीरीज। ठीक है, तो इसमें टोटल 10 तत्व आते हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये आपकी जाएगी स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक। ठीक है, यहाँ तक जाती है ना। तो इनके सभी के अपन है ना देखेंगे, नाम लिखेंगे अपन है ना। तो सबसे पहले स्कैंडियम, क्या है स्कैंडियम, स्कैंडियम संकेत होता है इसका Sc, स्कैंडियम। इसके बाद आता है आपका टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम संकेत होता है Ti। फिर है बेनेडियम, बेनेडियम संकेत होता है भी। इसके बाद आएगा आपका क्रोमियम, क्रोमियम संकेत Cr। फिर आएगा आपका मैग्नीज, संकेत Mn, मैग्नीज। ठीक है, परमाणु क्रमांक भी लिखना चाहें तो परमाणु क्रमांक भी लिख सकते हैं इसका। ठीक है, परमाणु क्रमांक भी लिख लो यहाँ पे 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका आयरन, आयरन बोल दो या इसको लोहा भी बोल सकते हैं, संकेत Fe, परमाणु क्रमांक 26 होता है इसका। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है 26 है। ठीक है, आयरन 26। इसके बाद आता है आपका, आयरन के बाद आएगा आपका कोबाल्ट, आयरन के बाद क्या आएगा आपका कोबाल्ट, कोबाल्ट का संकेत CO, परमाणु क्रमांक 27 होता है इसका। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होगा 27 होगा। ठीक है, कोबाल्ट के बाद फिर आएगा आपका निकेल,
फिर आएगा आपका निकल, निकल बोल दो या फिर निकल बोल दो, Ni। परमाणु क्रमांक 28। ठीक है, निकल के बाद फिर आता है आपका कॉपर, निकल के बाद आएगा आपका कॉपर, संकेत Cu, परमाणु क्रमांक 29। ठीक है, और लास्ट में फिर आता है आपका, लास्ट में आएगा जिंक, जिंक Zn 30। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या हो गए, ये संक्रमण तत्व हो गए आपके। ठीक है, अब इनका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना देखेंगे कि अपन को इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे अपन, है ना। तो सबसे पहले अपन को स्कैंडियम का लिखना है। इसमें अपन को दो जगह अपवाद भी मिलेंगे। ठीक है, अपवाद भी मिलेंगे। अपवाद ऐसे मिलेंगे कि जिस तरीके से बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे जाते हैं, इनमें से दो तत्व ऐसे रहेंगे, उसको अपन वैसे नहीं भरेंगे। कारण भी है उसका। ठीक है, तो कारण भी अपन देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, उसको अपन में कैसे क्यों भरा है। जब अपन भरेंगे तब अपन उसमें देखेंगे कि ऐसा अपन क्यों करते हैं। तो जो अपवाद आपको मिलेंगे वो आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको कॉपर में। ठीक है, काय में मिलेगा, एक मिलेगा अपन को कॉपर में, एक तो मिलेगा आपको इसमें क्रोमियम में, और एक मिलेगा आपको कॉपर में। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन स्कैंडियम का लिखना शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाकी तत्वों की आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप इसके लिख पाओगे। ठीक है, तो इसका लिखेंगे अपन, ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिर आएगा 3d1। ठीक है, क्या आएगा, 3d1 आएगा, और फिर आएगा 4s2। ठीक है, क्या आएगा, 4s2 आ जाएगा आपका। इस तरीके से अपन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। काउंट कर ले, 2 2 4 और 6 10 12 6 18 19 20 और 1 21। ठीक है, इस तरीके से इनका पूरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही हो गया। इस तरीके से अपन को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो आप, जो 3D देख रहे हो जी, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4s पहले भरता है, फिर 3D भरता है। लिखा जरूर 3D पहले है, ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर के हिसाब से अपन ने लिखा है। लेकिन वास्तव में क्या है, जो आपका जो d ऑर्बिटल है, ये बाद में भरा जाता है। ठीक है, 4s में पहले इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये सारी चीजें अपन 11वीं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें अपन क्या है, 11वीं में पढ़ चुके हैं कि 4s पहले क्यों भरा जाता है, 3D पहले, है ना, बाद में क्यों भरा जाता है। जब भी इनमें से अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, है ना, जब अपन संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे जिसमें परिवर्ती संयोजकता होती है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉनों को अपन को निकालना होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s से बाहर जाएंगे। ठीक है ना, और उसके बाद फिर जाएंगे आपके डी से। ठीक है ना, तो पहले डी से नहीं निकालना, पहले एस से जाएंगे, 4s से, फिर डी से जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये पहले आता है, ये बाद में आता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन ने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। इसी प्रकार अब अपन टाइटेनियम का लिखेंगे। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ तक आप देखें तो 18 हो जाते हैं, 2 2 4 2 6 6 10 12 6 18 18 यहाँ तक हो जाते हैं। ठीक है, तो 18 आपको पता है कि जो 18 है वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का ये निष्क्रिय गैस का परमाणु क्रमांक होता है, जिसका नाम है आर्गन।
ठीक है, आर्गन 18 तक यहाँ तक जाते हैं। आप इसको बार बार ना लिखना चाहें तो बार बार आप ना लिखें, इसका एक शॉर्ट भी होता है जिसमें आपको लिख देना है आर्गन 3D1 4s2 लिख देना है आपको, ये शॉर्ट में होता है। क्यों? क्योंकि ये 18 तक बिल्कुल सेम है, कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जो आर्गन होता है निष्क्रिय गैस है ना, हीलियम नियान आर्गन। ठीक है, हीलियम का 2 होता है, नियान का 10 होता है, वो आर्गन ये होता है 18। ठीक है, तो बाकी सब में सेम 18 आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अपन दूसरे का लिखेंगे, ये हो जाएगा 1s2। और आप पूरा ना लिखना चाहें है ना, तो डायरेक्ट आर्गन बस लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आर्गन बस लिख दें। ठीक है, आर्गन से ये क्या हो जाएगा, 18 तक का हो जाएगा। चेंजिंग केवल इनमें आती है, ये आपके यहाँ तक सेम रहेंगे पूरे। चेंजिंग कहाँ आएगी, केवल यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आर्गन का हो जाएगा, यहाँ पे चेंजिंग आएगी आएगी 3D2 हो जाएगा, यहाँ पे 4s2। ठीक है, 3D2 4s2 इतना अंतर आएगा। इसके बाद इसमें है तो इसमें ये पूरा आर्गन जैसा रहेगा यहाँ तक। ठीक है, या ये वाला सेम रहेगा, तो यहाँ तक आपको ये लिखेगा, तो ये रहेगा आपका 3D3 और 4s इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे है अपवाद। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अपन को क्या करना है ना, तो ये पूरा सेम रहेगा आपका आर्गन के जैसा। ठीक है, यहाँ तक ये क्या रहेगा आपका आर्गन के जैसा सेम रहेगा। ठीक है, चेंजिंग क्या होगी यहाँ पे, आपको जो आना चाहिए वास्तव में हम पहले वो लिख रहे हैं। ठीक है, वास्तव में क्या है, जो आना चाहिए हम यहाँ पे वो लिख रहे हैं, लेकिन होता क्या है वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे होना चाहिए 3D4 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, 3D4 और यहाँ पे होना चाहिए था 4s2। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है ऑर्बिटल का फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड। ठीक है, एक अलग से एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें डी ऑर्बिटल में, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। ये आप उसमें पढ़ चुके हैं 11वीं में, जो आपके है ना जो नियम थे है ना, तो उन नियमों में आप है ना इलेक्ट्रॉन भरने के जो नियम हैं, ठीक है ना, उन नियमों में अपने पढ़ चुके हैं कि जो हाफ फील्ड होते हैं और जो फुली फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। उस स्थायित्व को बनाए रखने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें 4 है, इसमें यदि एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए है ना तो 5 हो जाएंगे, टोटल 10 होते हैं और इसमें 5 हो जाएंगे, तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा तो ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा। जो फुली फील्ड है ये हाफ फील्ड हो जाएगा, है ना। तो हाफ फील्ड क्या होते हैं, इनका स्थायित्व अच्छा रहता है, स्थायित्व रहता है, इसलिए ऐसा अपन करते हैं। ठीक है, तो वास्तव में इसको ऐसा होना चाहिए, लेकिन अपन इसको ऐसा ना करके इसको क्या कर देते, यहाँ पे 5 कर दे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल करके यहाँ पे भर देते, तो यहाँ पे 3D5 हो जाएगा इसमें, और यहाँ पे 4s1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगता है हाफ फील्ड वाला। ठीक है, ये भी हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया। ठीक है, और जब हाफ फील्ड हो जाएगा ये है ना, तो क्या होता है, ये स्थायित्व ज्यादा रहता है इसका, है ना, इसलिए अपन इसको ऐसा करते हैं। ठीक है ना, तो स्थायित्व के लिए अपन इसमें 3D5 और इसमें 4s1 कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, क्या करना है इसको, इसमें आपको ये चीज इसमें ध्यान रखना है आपको। आगे देखेंगे अपन, अब बाकी सब सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं करना है ना। मैग्नीज का देखेंगे तो यहाँ पे आर्गन का रहेगा पूरा, यहाँ पे हो जाएगा 3D5। अब वास्तव में 5 ही आना है। ठीक है, 3D5 यहाँ पे 4s2। ठीक है, 3D5 और 4s2 है ना, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, यहाँ पे है ना 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। इसी प्रकार अपन अब आयरन का देखेंगे, आयरन का है ना, तो इसमें हो जाएगा 3D6 4s2 इस तरीके से। ठीक है, कोबाल्ट का देखेंगे, ये हो जाएगा 3D7 4s2। ठीक है, इसी प्रकार अपन निकल का देखेंगे, आर्गन
ये आपको ये रहेगा 3D8 और 4s2। ठीक है, 3D8 4s2। अब यहाँ पे फिर से आपको अपवाद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दो जगह अपन को देखने को मिल रहा है। एक तो यहाँ पे मिल रहा है 3D5 में, तो यहाँ पे 4s1। एक मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, एक मिलेगा आपको यहाँ पे आर्गन। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे वास्तव में जो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो वास्तव में होना चाहिए पहले हम वो लिख रहे हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए था 3D9। ठीक है, 3D9 और यहाँ पे होना चाहिए था 4s2। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से यहाँ पे आ जाए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें से यहाँ पे आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड हो जाएगा, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मेन अपन को देखना है इसमें डी ब्लॉक। ठीक है ना, इसमें डी अपन को ऑर्बिटल देखना पड़ता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल देखना है कि वो तो या तो हाफ फिल्ड हो जाए या फुली फिल्ड हो जाए। ठीक है ना, अगर हो सकता है तो अपन ऐसा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसमें क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे और यहाँ पे 1 हो जाएगा 1। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं ये फुली फिल्ड हो गया ये वाला। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये फुली फिल्ड हो गया, और ये आपका क्या है, हाफ फिल्ड हो गया। है ना, तो इससे क्या होता है, इसका स्थायित्व आपका बढ़ जाता है ना, स्थायित्व की वजह से इसमें अपन ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट है अपन देखेंगे जिंक का। जिंक 30। यहाँ पे ये आर्गन ये सेम रहेगा। ठीक है, जिंक का यहाँ पे हो जाएगा 3D10 और यहाँ पे 4s2। ठीक है, तो ये पूर्ण तरीके से भरा हुआ है। यहाँ पे ये वास्तव में भरा नहीं था, स्थायित्व की वजह से अपन ने भरा है, लेकिन ये वास्तव में भरा हुआ है। ठीक है ना, ये क्या है, ये वास्तव में भरा हुआ है, इसलिए इसको अपन संक्रमण तत्व नहीं मानते, या इसको डी ब्लॉक का तत्व अपन इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल है पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ठीक है, और वास्तव में आप सभी देखें तो ये आंशिक रूप से भरे हुए हैं। ये वाला भी आपका आंशिक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम था, लेकिन अपन ने क्या है, स्थायित्व में से यहाँ से निकाल करके यहाँ पे इसको भर दिया। है ना, तो ये भी क्या है, आंशिक रूप से भरा हुआ ऑर्बिटल है। ठीक है ना, तो इसलिए अपन ने, है ना, इस तरीके से इसको क्या है, अपन संक्रमण तत्व इसको नहीं मानेंगे जिंक को। है ना, तो इस तरीके से अपन ने क्या है, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपन ने लिखना देखे कि कैसे अपन इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी बाकी और चीज़ें अपन है अगली क्लास में पढ़ेंगे, और जो आज की क्लास है वो आप यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। यदि कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है, कुछ करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें यदि आपको नहीं आई समझ में, है ना, तो आप बताना, है ना, उस पर अपन और अच्छे से अपन उसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें आज शुरुआत थी अपने इस चैप्टर की, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, तो उन सभी चीज़ों को अपन, इसके अलावा इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। है ना, मतलब रीजनिंग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल रीजनिंग क्वेश्चन बनेंगे इसमें। है ना, तो कुछ रीजनिंग क्वेश्चन भी अपन देखेंगे कि ये परवर्ती संयोजकता क्यों दर्शाते हैं। है ना, रंगीन यौगिक क्यों होते, कौन सा रंगीन होगा कौन सा नहीं होगा, अगर रंगीन है तो वो रंगीन क्यों होगा। है ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।